जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पे। जैसा कि मुझे आप भली भांति जानते हैं, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने भूगोल की कक्षाएं लेके आता हूं और निरंतर पिछले 2 महीने से इस लॉकडाउन में आप लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा जो यूट्यूब के माध्यम से दी जा रही है, उससे आप मुझे आशा है कि आप लाभ प्राप्त कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई में जब पहले पढ़ा करते थे और आज पढ़ा करते थे, जो चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। तो उसी क्रम में आज हम हिमालय के बारे में, उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया था, आज हम उसकी श्रेणियों और शिखरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हिमालय की श्रेणियां और शिखरों के बारे में। तो श्रेणियों के बारे में, जैसा कि 4 समानांतर श्रेणियों में हिमालय को विभाजित किया गया है, आप देख रहे हैं। उन 4 समानांतर श्रेणियों में से हम ऊपरी 2 समानांतर श्रेणियों की चर्चा करेंगे। कैसे बना, क्या है, कौन कौन से उस पर शिखर हैं, क्या क्या इसके महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले अपने सबसे ऊपरी शिखर को, जिसको ट्रांस हिमालय, पार हिमालय कहा जाता है। मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि जो ये हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय, काले रंग का जो 3 श्रेणियां आपको दिख रही हैं, जो ये हिमालय है वो इस हिमालय से काफी प्राचीन है। क्यों? क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। ये गोंडवाना लैंड का नहीं, ये गाद और अवसाद गोंडवाना लैंड से टूट के प्रायद्वीपीय पठार जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति कर रहा था, तो ये भी भाग यूरेशियन प्लेट भी और अफ्रीकन प्लेट भी। मैंने बताया था टेथिस भूसन्नति में वलय हुआ, वलय यानी कि मोड़ हुआ। जब मोड़ पड़ा तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो हिमालय जो बना वो यही 3 श्रेणियां बनी, जिसमें आपका बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, उसके बाद आपका मध्य हिमालय, लघु हिमालय और फिर शिवालिक। लेकिन जो ये श्रेणी थी, ये ऊपरी हिमालय था, ये यूरेशिया प्लेट का भाग था, ये इससे भी प्राचीन है। तो इसीलिए प्रश्न में अब कंफ्यूजन ना होइएगा। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, लेकिन अगर ट्रांस हिमालय, पार हिमालय की बात करें, जैसे एक प्रश्न आता है, मैं चर्चा करता आखिरी में, लेकिन पहले ही मैं चर्चा कर दे रहा हूं। एक प्रश्न आता है कि K2 यहां आप देख रहे हैं, एवरेस्ट को यहां देख रहे हैं, कंचनजंगा को यहां देख रहे हैं। इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। यूपीपीएससी बार बार इन प्रश्नों को आपको, बीपीपीएससी में, यूपीपीएससी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे बनते हैं, प्रश्न ऐसे डिजाइन होते हैं कि अगर पूछ दिया कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा? K2 गाडविन आइंस्टीन। भारत में पूछा है, ना कि हिमालय की पूछा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, हिमालय की भारत में, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, आपको जवाब होगा कंचनजंगा। लेकिन अगर पूछ दिया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपका जवाब होगा एवरेस्ट। 3 सवाल डिजाइन करने का तरीका देखिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आइंस्टीन, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और अगर पूछ दिया हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत यानी सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। लेकिन अगर पूछ दिया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगा एवरेस्ट। एवरेस्ट यानी कि नेपाल में उसको सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा यानी कि रात की रानी, सागर माथा यानी कि रात की रानी। तो ये अलग अलग नाम, हमारे भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। तो ये चर्चा करते हैं हम पहले पार हिमालय पे। पार हिमालय पर चर्चा करते हैं। पार हिमालय, ट्रांस हिमालय इसको कहते हैं। इसमें समानांतर, पार हिमालय में भी समानांतर 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों में सबसे उत्तरी श्रेणी जो है वो काराकोरम श्रेणी। उत्तरी जो श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी वो काराकोरम श्रेणी, जिसपे K2 आपका गाडविन आइंस्टीन है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि ये साल भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ। ये इतना उच्च है, इतने ऊपर है शिखर इसकी, कि ये साल भर हिमाच्छादित रहता है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती, टुंड्रा प्रदेश इसको कहा जाता है। यहाँ एस्किमो ऐसे यहाँ स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण बात, पहला कि ये 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है। दूसरा कि ये साल भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि हिम से ढका रहता है, यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती। और काराकोरम श्रेणी जो सबसे उत्तर में है, काराकोरम, फिर उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी। काराकोरम
लद्दाख और जास्कर। आपको इसमें भी सवाल डिजाइन होते हैं। प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाएं। तो क्रम में कैसे होगा आपका क्रम? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLJ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां समानांतर श्रेणियां हैं। बीच में घाटियों का निर्माण हुआ। ये घाटियों का निर्माण क्यों हुआ? तो नदियों के कारण। नदियां जैसा कि आप देख रहे हैं, काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक आपको ये नीली रेखा दिख रही है, इसको श्योक नदी कहते हैं। श्योक जो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु आपका चोमायुंडुम ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, यहीं से राकसताल से सतलज भी निकलती है, और यहीं से चोमायुंडुम ग्लेशियर से सिंधु निकलती है। सिंधु पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से घाटी का निर्माण करते हुए और फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। श्योक नदी इसकी सहायक है, जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है, और ये आगे चल के लद्दाख श्रेणी के अंत में जाके सिंधु में मिल जाती है। एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है? तो लेह, ये देख रहे हैं आप, ये बिंदु, ये लेह है। तो प्रश्न ऐसे डिजाइन होता है कि लेह सिंधु के दाएं साइड में है, यानी कि सिंधु के दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। तो आप देख रहे हैं कभी भी नदियों का जो प्रवाह होता है, तो ये देखिए, ये नदियां कहां से बह रही है? ये नदी ऐसे बह रही है, तो इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो 2 प्रश्न डिजाइन होते हैं। एक, ले सिंधु के दाएं है या बाएं है? तो दाएं, राइट साइड में। श्योक के दाएं है या बाएं? तो श्योक के लेफ्ट साइड में है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। यहां से आपको 3 प्रश्न निकल के आए कि श्योक नदी किन किन श्रेणियों के बीच में बहती है, सिंधु नदी किन किन श्रेणियों के बीच में बहती है, ले किस नदी के तट पर है, चाहे किस नदी के विपरीत, किस नदी के राइट में है या किस नदी के दाहिने है या बाएं है, दाएं बाएं। और सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर। और हाँ, एक और प्रश्न बनता है। एक क्या प्रश्न बनता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन सी? 8,848, एवरेस्ट, 8,848, 8,848 मीटर एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आइंस्टीन, 8,611 मीटर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकल के आता है। आप देख रहे हैं एक शिखर है लद्दाख श्रेणी के अंत में, ये मैंने बनाया एक शिखर, इसको कहते हैं राकापोसी शिखर। राकापोसी शिखर पूरे विश्व में, यानी कि पूरे ग्लोब पे सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर है। तीव्र ढाल यानी कि कोई चीज अगर ऐसे खड़ी होगी तो यहां से उतरना थोड़ा आसान होगा, लेकिन अगर आप सीधी खड़ी कर दें तो फिर डायरेक्ट यहां से लैंड करेंगे आप कहां? यहां 206 में से पता नहीं कितनी हड्डियां बचेंगे भी या नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं। तो सबसे तीव्र ढाल वाला शिखर जो है पूरे विश्व में, वो राकापोसी शिखर है। तो ट्रांस हिमालय में ये इतने प्रश्न है। और एक और ट्रांस हिमालय की एक और श्रेणी है जो भारत में तो नहीं, लेकिन काराकोरम श्रेणी का काराकोरम श्रेणी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो ये तिब्बत में कैलाश पर्वत नाम से जानी जाती है, कैलाश के नाम से, कैलाश श्रेणी के नाम से। कैलाश मानसरोवर वो अलग कैलाश मानसरोवर है, लेकिन ये कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसी पे कैलाश मानसरोवर स्थित है। यानी कि काराकोरम श्रेणी, भारत में तो इसको काराकोरम कहते हैं, लेकिन तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश। तो ट्रांस हिमालय में इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे इतने सारे प्रश्न बनते हैं। मैंने बताया कैसे प्रश्न डिजाइन होते हैं, और फिर इसके क्या क्या महत्व हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो ट्रांस हिमालय का ये हो गया। अब आते हैं हम बृहद हिमालय पे, यानी कि अपने आंतरिक हिमालय पे, जो अपना हिमालय है, जो हमारा हिमालय है, जो क्षैतिज भूसंरचना के बाद उत्पत्ति हुआ था। इसमें 3 श्रेणियां, समानांतर श्रेणियां आप देख रहे हैं। बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं।
इसको आंतरिक हिमालय, इसको बाह्य हिमालय। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे सर, बाह्य तो ये होना चाहिए, आंतरिक तो ये होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि मित्रों, हिमालय की उत्पत्ति जब हुई तो हिमालय चापाकार आकार का है। चापाकार यानी कि थोड़ा सा अंग्रेजी माध्यम वाले कंफ्यूजन में होंगे, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं और उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये गोला बनाया, सेमी सर्कल, इसको अंग्रेजी में अगर आप कहें तो सेमी सर्कल आकार का है। थोड़ी सी अंग्रेजी हमारी वीक है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो इसको मैं आधा मिटा दिया, गोला दिख नहीं रहा आप लोगों को क्योंकि ये हो गया है डाउन, दूसरा उठा। ये गोला है, ये सेमी सर्कल, इसमें 3 श्रेणियां बनी हुई हैं। ये बहुत ज्यादा चापाकार, मैंने बहुत ज्यादा गोल बना दिया, ऐसे नहीं है यार, ये चापाकार आकार का। तो इसमें मैं आंतरिक हिमालय इसलिए कह रहा, किसी भी गोले का आंतरिक भाग अगर इसको हम गोला बना दें तो ये तो आंतरिक भाग में नहीं आएगा, ये तो बाह्य है। तो आंतरिक हिमालय इसीलिए कहा गया, ये आंतरिक हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये बाह्य हिमालय। तो आइए हम चर्चा करते हैं आंतरिक हिमालय पे। बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक हिमालय के बारे में चर्चा आज होने वाली है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां, जो कि मैंने दिखाया है, जो कि मैंने बनाया है श्वेतपट पे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, 10 सबसे ऊंची चोटियां हमारे हिमालय, हमारे भारत के हिमालय, नेपाल के हिमालय, तिब्बत के हिमालय पे ही स्थित है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, हिमालय, पश्चिम का हिमालय जो है, इसका जो फैलाव है यानी कि चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा है, लेकिन पूर्व का हिमालय सरकरा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भूभाग नॉर्थ ईस्ट की तरफ अभी भी गति कर रहा है, यानी कि अभी भी वो यूरेशियन प्लेट में अफ्रीकन प्लेट टकरा रही है और अंदर की तरफ घुसने का प्रयास कर रही है। तो दबाव के कारण यहाँ पे सिक्किम के बाद ये तीनों श्रेणियां एकदम एक श्रेणी नुमा संरचना बनाती है, यानी कि इसीलिए सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर यहाँ है। क्यों? क्योंकि दबाव पड़ेगा, वलय पड़ेगा तो शिखर ऊंचे होंगे। अरे भाई, जब हम इसको फैला देंगे तो इस पे दबाव नहीं पड़ रहा, तो यहाँ शिखर ऊंचे उतने नहीं है, लेकिन यहाँ दबाव ज्यादा पड़ रहा है। इसीलिए एवरेस्ट, कंचनजंगा आप देख रहे हैं, मकालू, मनसालू, ये सारे ऊंचे शिखर ये आपको पश्चिम हिमालय तरफ ही मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे। मैंने बताया था आपको कि नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत तक, नाम से मत जाइएगा, भावनाओं पे समझिए। मैंने बताया था कि हिमालय का विस्तार जो है वो नामचा बरवा से लेके, मुख्यतः हिमालय का नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत तक, यानी कि 2 सवाल बने। सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी हिमालय की बृहद हिमालय की, आंतरिक हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी नंगा पर्वत, सबसे पूर्वी श्रेणी नामचा बरवा, तिब्बत, नंगा पर्वत भारत, नामचा बरवा तिब्बत और नंगा पर्वत भारत। ये 2 सवाल आपके यहां से बने। और हम अंदर आते हैं इस पे। 3 समानांतर श्रेणियों में सबसे ऊपरी जो हिमालय है ये भी हिमाच्छादित रहता है, यानी कि यहां भी हिम बर्फ से ढका रहता है। ये ऊंचा है, इतना ऊंचा है, आप देख रहे हैं, ये 6600 किलोमीटर एवरेज जिसकी ऊंचाई अगर देखी जाए हमारे हिमालय की तो 6600 किलोमीटर है। तो ये ऊंचा है। 4500 मीटर के बाद तो टुंड्रा वनस्पति आ जाती है, फिर हम कहाँ वहां वनस्पतियों की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वही अगर नीचे देखिए आप मध्य हिमालय में, इसके बारे में बहुत रोचक है, क्योंकि सारे रमणीक क्षेत्र, यहाँ आपको खुशनुमा मौसम मिलेगा, आपको शिमला, मनाली, कुल्लू, सारी रमणीक प्लेस, आपको रमणीक स्थल यही मिलेंगे। हरी भरी घासें, क्योंकि ये 12 महीने हिमाच्छादित नहीं रहता, इसमें ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मैंने बताया था कि एक बार हिम रहेगा, जब तापमान गिरेगा तो ये फिर एक मुलायम घास का एक मैदान हो जाता है। क्या है, आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें हम देख लेते हैं ईस्ट से नामचा बरवा के बाद आप आ जाते हैं अपने सिक्किम में कंचनजंगा के बाद आप देख रहे हैं मकालू के बाद एवरेस्ट में 3 प्रश्न।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, भारत में एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में एवरेस्ट को क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं यानी कि रात की रानी कहते हैं। आगे हम आ जाते हैं एवरेस्ट के पश्चिम में मनसालू, उसके पश्चिम में आते हैं नेपाल में। ये तीनों, ये नेपाल में, ये नेपाल की श्रेणियां हैं, आप देख रहे हैं सिक्किम का बाद नेपाल शुरू हो गया, फिर यहाँ पे आप उत्तराखंड में आते हैं, फिर आपका धौलागिरी। अब इसके ऊंचाई के बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे, प्रत्येक की ऊंचाई मैं बताऊंगा। पहले आप समझिए कि 10 सबसे ऊंची चोटियां पूरे विश्व की आपके हिमालय पे स्थित है। मैंने सबसे ऊंची बता भी दी आपको, सबसे ऊंची कौन सी है, भारत में कौन सी है। बाकी सारे की अगर थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लेंगे तो इसमें मिल जाएंगी। वैसे डाटा नहीं पूछता, 2-3 प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैं बताऊंगा क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। फिर आ जाते हैं उसके पश्चिम में अन्नपूर्णा श्रेणी। अब हम आ जाते हैं उसके पश्चिम में अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 5 श्रेणियां हैं। इन 5 में से 3 पे सवाल आ चुके हैं, 2 पे आने की संभावना है। जैसे पूछता है कामेत शिखर कहाँ है, उत्तराखंड में, आप कामेत देख रहे हैं। फिर त्रिशूल है, त्रिशूल के बाद नंदा देवी है, नंदा देवी के बाद बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के बाद बंदरपूछ है। इन्हीं बंदरपूछ और नंदा देवी पे, बंदरपूछ और नंदा देवी की श्रेणियों के बीच में 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं, एक यमुनोत्री एक गंगोत्री। जहां से यमुनोत्री यानी यमुना निकलती है, गंगोत्री यानी गंगा निकलती है। गंगा को मैंने बताया था कि पूर्ववर्ती नदी कही जाती है। क्यों? क्योंकि गंगा जब यहां से निकलती है ये बृहद हिमालय से, तो वो 2 श्रेणियों को काटते हुए स्थल को प्राप्त करती है, यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक को काटने के बाद ही वो स्थल में, हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो ये हो गया आपका ये श्रेणियां, जो कि मैंने बताया था कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आप देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो के बीच में जो प्लेन है, ये प्लेन आप देख रहे हैं, प्लेन, ये प्लेन ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सचर जोन द्वारा अलग होता है। सचर जोन नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, या फिर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन निम्न में से क्या अलग करता है, तो सचर जोन अलग करता है। इस प्लेन का, प्लेन नहीं है खैर, ये भी पहाड़ी है, लेकिन इसको अभी खाड़ी की संज्ञा दी गई क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में आपको एक तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी, बहुत बृहद बृहद पहाड़ियां नहीं है। और प्रश्न, जैसा हम प्रश्न की चर्चा कर रहे थे, तो प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि इन श्रेणियों को दे देगा आपको पूर्व से पश्चिम की तरह क्रमवार लगाएं। जैसे दे देगा आपको कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, नंदा देवी, तो आपको दे देगा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ इसको सजाएं। तो पूर्व से पश्चिम कौन सी होगी? कंचनजंगा, एवरेस्ट, मनसालू और नंदा देवी। यही दे दिया पश्चिम से पूर्व में, तो आप क्रम देख रहे हैं। तो ये था आज दो श्रेणियों पे चर्चा। और हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी जरा जान लें। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से बहुत सी चीजें याद आ जाती हैं मित्रों। मैंने बताया भी था, भावुक भी हो जाता हूं, क्योंकि इन श्रेणियों पे, इन जगहों पे आपके देश के, हमारे भाई, हमारे अपने यहाँ हमारी देश सेवा में लगे हुए हैं -45 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर में। तो इस सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है, और यही इसी क्षेत्र में 3 और ग्लेशियर सियाचिन के साथ पाए जाते हैं, जिसमें हिस्पर है, बियाफो है और बाल्टोरो है। यानी कि सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, ये 4 ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ स्थित हैं, जिसमें सियाचिन हमारे भारत का भाग है, बाकी सब ये भारत के नहीं, तिब्बत के भाग हैं। तो ये हुआ आपके 2 श्रेणियों की चर्चा। अगले वीडियो में हम मध्य हिमालय और शिवालिक पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाइए रहिए, ऐसे ही स्नेह देते रहिए हमें, कि और ऊर्जा से आपके
समक्ष भूगोल की कक्षाएं लेके आए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब पे जो शिक्षा मिल रही है उसको आप लें और ग्रहण करें। और हमें भी बदले में आपसे बस केवल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।